हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडगो क्लासेस। बच्चों, आज के हम वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को, जिसको लिखा है महात्मा गांधी ने। आपका ये क्लास 12th जो रेनबो पार्ट 2 जो बुक है आपकी इंग्लिश की, जो BSc यानी बिहार बोर्ड की जो बुक क्लास 12th के लिए रेनबो है, उस क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति। काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि इसमें ये बताया गया है महात्मा गांधी के द्वारा कि कैसे हम अपने सभ्यता और संस्कृति को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, संरक्षित रख सकते हैं, कैसे हम अपनी सभ्यता और संस्कृति को बचा सकते हैं, कैसे हम अपनी संस्कृति और कल्चर को हम अपने आप को बचा सकते हैं, आप अपनी संस्कृति को बचा सकते हैं। और कहाँ से बचाना है आपको? जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है वहाँ से बचाना है, जो फिजिकली हम पर तो 200 साल तक शासन किए ही, साथ ही साथ अब वो हमारी कल्चर और सिविलाइजेशन को भी ख़त्म करके अब वो शासन करना चाहते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ बताया गया है कि हमारी सिविलाइजेशन कैसे एक बहुत ही अच्छी सिविलाइजेशन और सभ्यता और संस्कृति है, जिसको हम अपनी आँखों से नहीं देख पा रहे हैं। हम जो मेटेरियलिस्टिक्स जो दुनिया है, जो भौतिक सुख है, उसमें कैसे हम इन्वॉल्व हो जा रहे हैं और कैसे हम अपनी सिविलाइजेशन को ख़त्म करते जा रहे हैं, इन सारे चीज़ों को इन्होंने ये बताया है। तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। और महात्मा गांधी काफ़ी आपको पता है फादर ऑफ नेशन, बापू इन्हें कहा जाता है। ऐसे नहीं ये ग्रेट थे, इनकी जो थिंकिंग था, इनकी जो ये एक पॉलिटिशियन से ज़्यादा एक स्पिरिचुअल लीडर के रूप में एक वर्क किए, इन्हें जाना जाता है। और सब कुछ हम लोग देखेंगे वन बाय वन, लाइन बाय लाइन, अच्छे तरीके से समझेंगे, ताकि आपके जो आगामी जो बोर्ड की एग्ज़ाम है उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो सके। तो बच्चों, ये वीडियो जब आपको पसंद आएगा तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे और लाइक करना नहीं भूलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे महात्मा गांधी के बारे में, जो चैप्टर के स्टार्टिंग में दिया हुआ है। इनकी जो जन्म हुआ था, इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। ठीक है, इनकी पूरी नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ है और डेथ जो हुई थी 30 जनवरी 1948 को हुआ था। ठीक है ना। तो इन्हें जो प्यार से लोग बापू कहते थे, और पूरी वर्ल्ड में इन्हें बापू से फेमस हो गए। और फादर ऑफ नेशन कहा जाता है, यानी फादर ऑफ नेशन इंडिया का कहा जाता है। ठीक है, इन्हें जनरली पॉलिटिशियन से ज़्यादा स्पिरिचुअल लीडर के तौर पे इन्हें जाना जाता है। ठीक है ना। ही सक्सेसफुली यूज्ड ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। दोस्तों, इनकी अगर हम बात करें ना, तो इन्होंने जो कहा जाता है ना कि जब वेपन से ही हर युद्ध नहीं जीता जा सकता है, हर युद्ध गोली बारूद से ही नहीं जीता जा सकता है। इन्होंने वही चीज़ किया कि अहिंसा, सत्य, ट्रुथ और अहिंसा को इन्होंने अपना क्या बनाया, हथियार बनाया। और पूरी मतलब ये जो 200 साल से जो अंग्रेज़ों का जो शासन था हमारे ऊपर, उन्होंने मतलब अपने ट्रूथ और नॉन वायलेंस से की हेल्प से उन्होंने क्या किया, उस अंग्रेज़ों को भगाया देश से। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि और इनकी जो ट्रूथ और नॉन वायलेंस जो कंसेप्ट था, आइडियोलॉजी था, वो काफ़ी देशों ने भी अपनाया है और माना है कि हाँ, ट्रूथ और नॉन वायलेंस एक अपने आप में बहुत ही स्ट्रॉन्ग वेपन्स है, जिससे हम लड़ाई जीत सकते हैं। ठीक है। ब्रिटिश रूल जो हमारे मतलब कह सकते हैं कि इनकी जब एंट्री होती है, इनकी एंट्री होती है 1915 से लेकर 1948 तक। तो कम्प्लीटली मतलब पूरी इंडियन पॉलिटिक्स पर कम्प्लीटली हावी रहते हैं, इनकी मतलब बोलबाला रहता है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले रहता है। ऐसा नहीं है कि इनसे पहले इन्हीं का सिर्फ योगदान रहा हमारे देश को आज़ाद करने में। बहुत सारे ऐसे महान लीडर थे, जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, बहुत सारे ऐसे महान लीडर थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू, या फिर हम कह सकते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये सारे लोग जो थे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किए। लेकिन कहा जाता है ना कि जब लास्ट में इनकी जो एंट्री हुई, तो मतलब अंत तक आज़ाद करवा कर ही इन्होंने दम लिया। इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है ना, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ,
काफ़ी इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। जो आप खुद से अपने बारे में लिखते हैं तो उसको ऑटो बायोग्राफी कहा जाता है बच्चों, ठीक है। और जब आप किसी व्यक्ति के बारे दूसरे के बारे में आप लिखते हैं तो उसको बायोग्राफी कहा जाता है। बातें समझ में आ रही होगी। तो माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ में ये बताते हैं कि मतलब इन्होंने माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ तो लिखा ही है और साथ ही साथ बहुत सारा आर्टिकल्स भी लिखा, ठीक है, यंग इंडिया के लिए, एंड द स्पीचेस डैट ही डिलीवर ऑन डिफरेंट ओकेजन। और समय समय पर ये अपना इम्पॉर्टेंट और इफ़ेक्टिव जो एड्रेसिंग स्पीच होती थी वो देते रहते थे। और रिवील हिम नॉट ओनली एज एन ओरिजिनल थिंकर बट ऑल्सो अ ग्रेट मास्टर ऑफ चेस्ट। मतलब इन्होंने जो उनकी जो सादगी जीवन था, इन्होंने अपने आप को रिवील किया, बताया और लोग इन्हें जाने उच्च विचार के लिए, हाई थिंकिंग के लिए और प्लेन लाइफ के लिए। मास्टर ऑफ चेस्ट, मास्टर ऑफ चेस्ट का मतलब होता है दोस्तों सादा जीवन। इन्हें मतलब एक प्रकार के ये जो जीवन जीते थे वो एक सादा जीवन था। चेस्ट, मास्टर ऑफ चेस्ट। आइडियोमेटिक इंग्लिश इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट कह सकते हैं कि ये इंडियन होते हुए काफ़ी अच्छी इंग्लिश भी बोलते थे, इंग्लिश जानते थे, क्योंकि ये ब्रिटिश से बैरिस्टर की पढ़ाई करके आए थे। अगर हम बात करें इस चैप्टर का तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो है, गांधी जी इस पर बात करते हैं कि हमारा जो इंडिया सिविलाइजेशन की जो नींव है वो काफ़ी मतलब एक कह सकते हैं कि गांधी जी टॉक अबाउट साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडिया, मतलब एक काफ़ी बेहतरीन जड़ की बात करते हैं कि जो हमारा सिविलाइजेशन है विच है सक्सेसफुली विथ स्टैंड द पैसेज ऑफ टाइम, मतलब आज तक हमारे साथ खड़ा है और आज तक हम एग्जिस्ट करते हैं। हमारी सिविलाइजेशन अभी तक ख़त्म नहीं हुई है और हम एग्जिस्ट करेंगे और फ्यूचर में भी एग्जिस्ट करेंगे। बट द वेस्टर्न सिविलाइजेशन विच हैज़ द टेंडेंसी टू प्रिविलेज मैटरलिटी कैन नॉट मैच द इंडियन। और वेस्टर्न सिविलाइजेशन को क्रिटिसाइज करते हुए ये बताते हैं कि जो ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन है उनकी टेंडेंसी रही है कि जो वो एक्चुअली मैटरलिटी यानी भौतिकवाद की जो प्रिविलेज है, मतलब भौतिकवाद की जो जड़ है, भौतिकवाद का जो हावीपन है, प्रिविलेज है, कैन नॉट मैच, हमारी इंडियन सिविलाइजेशन से मैच बिल्कुल नहीं करता है। तो यहाँ पर ये इन्होंने बताया। तो हम चलते हैं बच्चों कि यहाँ पर लाइन बाय लाइन अच्छे से इस सारे चीज़ों को हम लोग समझते। तो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। ओके, हम लोगों ने देखा पहले ऑथर के बारे में जो गांधी जी हैं। ओके, मोहनदास करमचंद गांधी इनकी पूरी नाम था। अब हम देखते हैं चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। कहीं जाना नहीं है, अंत तक देखना है ताकि आपको यहाँ से काफ़ी मतलब क्वेश्चंस बनेंगे और जो ये वीडियो देख लेने के बाद आपको दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला जो मैं बार बार दोस्तों करने की आदत है बच्चों, ठीक है ना, क्योंकि मेरे चैनल पर बहुत सारे ऐसे जो वीडियो जो बीएड वाले के लिए भी अपलोडेड है, उन सारे कॉम्पिटिटर के लिए, तो मैं जनरली उन लोगों के लिए भी, ठीक है। तो प्रोफेशनली मैं एक टीचर हूँ, जिस वजह से मैं यहाँ पर बच्चों कहने की आदत नहीं है, दोस्तों भी बोल देता हूँ, तो उसमें डोंट माइंड। ओके, तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो हम देखते हैं पहला पैरा। आई बिलीव डैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज़ इवॉल्व्ड। तो बच्चों यहाँ पर इवॉल्व्ड का मतलब होता है विकसित। मतलब मुझे विश्वास है कि जो इंडिया सिविलाइजेशन है ना, इंडिया सिविलाइजेशन है, इंडिया जो सभ्यता है, इवॉल्व इज़ नॉट टू बी बीटेन इन द वर्ल्ड। मतलब ये विकसित कर रहा है। इवॉल्व का मतलब होता है विकसित कर रहा है और जिसे मतलब कोई हरा नहीं सकता, बीट नहीं कर सकता इस दुनिया में। नथिंग कैन इक्वल द सीड सोन बाय आवर एंसेस्टर। मतलब नथिंग कैन इक्वल, कुछ भी ऐसा इक्वल नहीं, मतलब कुछ भी नहीं, मतलब कोई भी ऐसी सिविलाइजेशन नहीं है जो इंडिया की सिविलाइजेशन से इक्वली मैच करता हो। और द सीड सोन बाय आवर एंसेस्टर, जो हमारे एंसेस्टर ने हमारी सिविलाइजेशन की जो सीड बो दी है ना, वैसी सीड किसी और सिविलाइजेशन या किसी और कंट्री की सिविलाइजेशन से मैच नहीं करता। यहाँ पर ये समझ में बात, चाहे वो रोम गया, रोम के बारे में बताया, एंड ग्रीस सेड, आगे बात करते हैं ग्रीस का भी वही हाल है, उनका भी सिविलाइजेशन जो हो गया फेट, मतलब ख़त्म हो गया, फेट भविष्य, उनकी भी जो भी सिविलाइजेशन की जो अस्तित्व है वो भी मतलब रोम के जैसा है। द माइट ऑफ द फारो मतलब वॉज ब्रोकन। फराओ का मतलब ये एक राजा है, ठीक है।
और ग्रीस की राजा के को मतलब यहाँ फराओ बोला वॉज ब्रोकन। वो बताते हैं कि जापान अब यहाँ तक के बता रहे हैं कि ग्रीस की सिविलाइजेशन भी ख़त्म हो गई, रोम की भी सिविलाइजेशन ख़त्म हो गई, एग्जिस्ट नहीं किया। ठीक है, जापान हैज़ बिकेम वेस्टर्नाइज, और जापान ने तो वेस्टर्नाइज ही एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, चाइना नथिंग कैन बी सेड, चाइना के बारे में तो कुछ कह नहीं सकते हैं। बट इंडिया इज स्टिल, बट इंडिया अभी तक खड़ा है, अभी तक उसकी सिविलाइजेशन अभी बरकरार है। समहाउ और अदर, समहाउ और अदर साउंड एट द फाउंडेशन। आज हमारा जो सिविलाइजेशन है एकदम सही तरीके से, हेल्दी तरीके से कायम है। द पीपल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मेन ऑफ ग्रीस। यूरोप का जो लोग हैं वो सीखते हैं लेसन, मतलब वो कुछ लेसन सीखते हैं किसकी राइटिंग से, द मेन ऑफ ग्रीस, यानी जो ग्रीस के लिखी हुई जो राइटिंग है, जो ग्रीस की लिखी हुई जो किताबें हैं या उनके लोगों के द्वारा लिखी हुई चीज़ों से लोग यूरोपियन पीपल सीखते हैं, उनकी कुछ प्रेरणा लेते हैं। रोम विच एग्जिस्ट नो लॉन्गर, और या तो रोम जो है विच जो एग्जिस्ट नहीं किया ज़्यादा दिनों तक, इन देयर फॉर्मल ग्लोरी, अपने जो पौराणिक जो गाथाएं हैं, जो अपनी ग्लोरी है, जो उनकी जो प्रतिष्ठा है, जो उनकी मतलब एंसेस्टर ने जो ब्यूटी, जो मैग्निफिसेंस था, शान वैभव था उनकी देश की, उसको मतलब स्टील करने में, उससे बरकरार रखने में रोम टिक नहीं पाया। इन ट्राई टू लर्न फ्रॉम देम द यूरोपियन इमेजिन डैट दे विल अवॉइड द मिस्टेक ऑफ ग्रीस एंड रोम। यूरोपियन जो है ये आश्चर्यचकित है, इमेजिन है कि वे लोग अवॉइड द मिस्टेक ऑफ ग्रीस, है ना, ग्रीस और रोम की मिस्टेक को क्या किए करेंगे, अवॉइड करेंगे। सच इज़ देयर पिटेबल कंडीशन। ठीक है, जो पिटेबल कंडीशन है, जो दुर्लभ कंडीशन है, वो सारा चीज़ क्या हुआ कि उस कंडीशन को इन्होंने अवॉइड किया। जो ग्रीस और रोम की जो किस तरीके से सिविलाइजेशन ख़त्म हुआ, वो यूरोपियन मतलब ये देखकर वो इमेजिन करता, आश्चर्यचकित है कि कैसे उन लोगों ने अपनी गलती को अवॉइड किया। नेक्स्ट पैरा में बात करते हैं, गांधी जी बोलते हैं, इन द मिडेस्ट ऑफ ऑल दिस, और इन्हीं सभी के बीच में इंडिया रिमेन्स इमूवेबल एंड डैट इज़ हर ग्लोरी। इंडिया जो है इमूवेबल, कहीं मतलब इधर उधर नहीं भटका, वो एक अटल रहा, एंड अपनी ग्लोरी, अपनी प्रतिष्ठा, अपने वैभव को बना कर रखने में वो अटल रहा। इट इज़ चार्ज अगेंस्ट इंडिया डैट हर पीपल आर सो अनसिविलाइज्ड। यूरोपियन कंट्री चाहे कह सकते हैं, बहुत सारे जो वेस्टर्न कंट्री थे, उन्होंने इंडिया को क्या किए, उन्होंने इंडिया पर बहुत सारे आरोप लगाए कि जो इंडियंस पीपल है वो अनसिविलाइज्ड हैं, इग्नोरेंट है, स्टोलिड है। बच्चों यहाँ स्टोलिड का मतलब हटी हैं। That is not possible to induce them to adopt any changes। ये बिल्कुल ही संभावना नहीं है, that is not possible to induce कि उन्हें बदल सकते हैं, उन्हीं को सिखा सकते हैं, उन्हें चेंज कर सकते हैं, उनकी फीलिंग को चेंज कर सकते हैं, उनकी बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं। ऐसा वेस्टर्न कंट्री ने आरोप लगाया। इट इज़ चार्ज रियली अगेंस्ट आवर मेरिट। इन्होंने ये भी हम लोगों पर आरोप लगाया कि हमारे मेरिट के अगेंस्ट, हमारी जो मेरिट है उतनी अच्छी नहीं है, हम उतने पढ़े लिखे नहीं हैं, उतनी सिविलाइज्ड नहीं है। वट वी हैव टेस्टेड एंड फाउंड ट्रू ऑन द अनवील। बच्चों यहाँ पर एक अनवील जो है ना, ब्लैक स्मिथ के जो द्वारा बनाई गई मेटल ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, बॉक्स की बात करते हैं, जो इसको पीट कर जो है लोहार क्या करती है, बनाती है। तो व्हाट वी हैव टेस्टेड, हमारे पास जो है टेस्टेड मतलब क्या है, फाउंड ट्रू एंड अनवील एक्सपीरियंस, वी डेयर नॉट चेंज। मेनी ट्रस्ट देयर एडवाइस अपॉन इंडिया एंड सी रिमेन्स स्टडी, दिस इज हर ब्यूटी, इट इज़ द सीट एंकर ऑफ आवर होप। तो हम लोगों के पास हम लोगों के इतनी आरोप लगने के बाद भी अपने आप को चेंज नहीं किया, क्योंकि हमें चेंज करने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। वी डेयर नॉट चेंज, हम लोगों को साहस ही नहीं हो चेंज होने की। मेनी ट्रस्ट,
हमें अपने ऊपर विश्वास था। देयर एडवाइस अपॉन इंडिया एंड सी रिमेन्स स्टडी, और आज तक हम बरकरार हैं। आज हमारी सिविलाइज स्टिल स्टडी, आज भी खड़ा है। दिस इज़ हर ब्यूटी, अपनी सुंदरता के लिए जाना जाता है। इट इज़ द सीट एंकर ऑफ आवर होप। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि दिस इज़ हर ब्यूटी, ये हमारी सुंदरता है। एंड इट इज़ द सीट एंकर। सीट एंकर का मतलब होता है आपका सिक्योरिटी ऑफ आवर होप, हमारे विश्वास का ये एक प्रमाण है, एक कह सकते हैं कि एक सिक्योरिटी है कि आज भी हम लोग यहाँ पर टिके हुए हैं। लेकिन बहुत सारे वेस्टर्न जो सिविलाइजेशन था वो क्या हो गया, ख़त्म हो चुका है, ब्रोकन, टूट चुका, बिखर गए, स्केयर्ड सिविलाइजेशन। अब थर्ड पैरा पाते हैं। थर्ड पैरा में महात्मा गांधी क्या लिखते हैं, सिविलाइजेशन इज़ दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी। जो सभ्यता है ये दैट मोड ऑफ कंडक्ट है। ठीक है, मोड ऑफ कंडक्ट है जो एक इंसान को, जो हमें आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी, जो क्या करता है, अपने अपने जो कर्तव्य है उसको रास्ता बताता है, उसके कर्तव्य की रास्ता के तरफ आगे बढ़ने में हेल्प करता है। परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, अपने कामों को, अपने दायित्व को निभाने में उसे हेल्प करता है। एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मॉरलिटी, और नैतिकता को ऑब्जर्व करने में भी हेल्प करता है। कन्वर्टिबल टर्म्स, अब आगे बात करते हैं कि दैट कैन बी कन्वर्टेड आर कन्वर्टिबल टर्म्स। टू ऑब्जर्व morality is to attain mastery over our minds and our passion। हमने जो ऑब्जर्व किया है, हमारी नैतिकता है, टू अटेन मास्टरी ओवर आवर माइंड्स, जो हमारी मॉरल नैतिकता जो हमारे दिमाग पर मास्टरी मतलब एक अच्छे से मास्टरी कर रखा है। एंड आवर पैसन, जो हमारी पैसन है, हमारी सिविलाइजेशन हमारे दिमागों पर अच्छे से क्या कर रखा है, पकड़ बना कर रखा है। सो डूइंग, तो जो हम कर रहे हैं, वी नो आवर सेल्फ, हम अपने आप को जानते हैं कि हमारी सिविलाइजेशन कितनी अच्छी है। हमारी सिविलाइजेशन हमें भटकने तक नहीं देती है, हमें पकड़ कर रखी है, हमें बाउंडेशन मतलब हमें चेंज होने तक नहीं देती है। द गुजरात इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन, गुजराती में कहा जाता है, गुजराती में एक मीनिंग है सिविलाइजेशन, गुड कंडक्ट। ठीक है, गुड कंडक्ट। फोर्थ पैरा पर चलते हैं। इफ़ दिस डेफिनेशन बी करेक्ट, कहते हैं कि यदि ये डेफिनेशन करेक्ट है, देन इंडिया एज सो मेनी राइटर्स हैव शोन हैज़ नथिंग टू लर्न फ्रॉम एनीबडी एल्स एंड दिस इज देन इंडिया। तो इंडिया को मेनी राइटर्स हैव शोन, बहुत सारे जो राइटर्स हैं उन्होंने दिखाया, हैज़ नथिंग टू लर्न फ्रॉम एनीबडी, किसी से कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। एंड दिस इज एट इट शुड बी। ठीक है, एंड दिस इज एज इट शुड बी, हमें हमारी सिविलाइजेशन जो है काफ़ी अच्छी है, और हमें अपनी सिविलाइजेशन को क्या करना है, आगे नर्चर करना है, प्रोटेक्ट करनी है, आगे बढ़ाना है। ठीक है, बच्चों आगे हम बात करते हैं कि वी नोटिस दैट द माइंड इज़ रेस्टलेस बर्ड। हम जब देखते हैं कि हम नोटिस करते हैं कि हमारा जो दिमाग है एक रेस्टलेस बर्ड, मतलब अनसेटिस्फाइड बर्ड की तरह, मतलब मन में एक प्रकार का क्या है, एक 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 पेन है, रेस्टिंग नहीं है, मतलब रेस्टलेस, आप इधर उधर उड़ रहे हो। द मोर इट गेट्स द मोर इट वॉन्ट्स, जितना आपको मिलेगा उतना ही आप और चाहोगे। ठीक है, एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, और फिर भी आप क्या रहेंगे, संतुष्ट आप नहीं रहोगे। आपको जितना मिलेगा उतना ही आप क्या रहोगे, और पाने की कोशिश करोगे। द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैशन, कह रहा है कि द मोर, तो यहाँ पर बोल रहा है कि द मोर वी इंडल्ज, जब हम लोग ज़्यादा लिप्त रहते हैं हम किसी भी चीज़ों को पाने में, अनब्राइडल दे बिकेम, अनब्राइडल का मतलब होता है अनकंट्रोल्ड, और तब हम अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। आपके पास जितना ज़्यादा चीज़ें रहेगी ना, उतना आप अनरेस्ट रहोगे, अनसेटिस्फाइड रहोगे। हमारे जो पूर्वज थे, आवर एंसेस्टर सेट अ लिमिट टू आवर इंडल्जेंस, उन्होंने एक लिमिट को सेट किया। इंडल्जेंस मतलब हमारे पास जो एक पर्याप्त लिमिट को सेट किया
कि हमारे पास जो कुछ है उसमें सेटिस्फाइड रहने की ज़रूरत है। वे लोग देखते थे डैट हैप्पीनेस वाज लार्जली अ मेंटल कंडीशन। उन लोग का ऐसा मानना था। यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो हमारे पूर्वज होते थे कि उनको ऐसा मानना था कि हमारी जो हैप्पीनेस है ना वो इट इज़ डिपेंड ऑन आवर मेंटल कंडीशन। मतलब हमारे मेंटल कंडीशन पर हैप्पीनेस डिपेंड करता है। कुछ ज़रूरी नहीं कि आपके पास बहुत सारे चीज़ें आपके पास है फिर भी आप खुश नहीं हो। कहीं ना कहीं आपकी ये आपकी मेंटल आप अंदर से खुश नहीं हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास कुछ नहीं होता फिर भी वो अंदर से खुश है क्योंकि उनकी मेंटल कंडीशन उनकी ठीक है। तो सही अगर खुश रहना है तो आपकी मेंटल कंडीशन आपको अच्छा होना चाहिए। मेटलिस्टिक चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, भौतिक सुख सुविधा की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पर महात्मा गांधी कहते हैं कि 6 पैराग्राफ में, अ मैन इज़ नॉट नेसेसरली हैप्पी। कोई ज़रूरी नहीं, एक इंसान को कोई ज़रूरी नहीं कि हैप्पी बिकॉज ही इज़ रिच। अगर वो अमीर है तो वो खुश ही है, या कोई गरीब है तो वो दुखी है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। द रिच आर ऑफन सीन टू बी अनहैप्पी। मतलब ये देखा गया हमारे समाज में जो अमीर लोग होते हैं वो जनरली खुश नहीं हैं, अनहैप्पी हैं। द पुअर टू बी हैप्पी। लेकिन गरीबों को देखा गया वो खुश हैं। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि उनकी जो मेंटल कंडीशन है ना वो सही है। मिलियंस विल ऑलवेज रिमेन पुअर। और जो मिलियंस, बहुत सारे जो मिलियंस लोग हैं, विल ऑलवेज रिमेन पुअर, गरीब हैं। ऑब्जर्विंग ऑल दिस, आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे ऑल दिस, आवर एंसेस्टर डिस्यूडेड। डिस्यूडेड का मतलब होता है रोकना, एडवाइस्ड, ओके, अगेंस्ट, परसुएडेड अगेंस्ट, डिस्यूडेड अस फ्रॉम लग्जरियस एंड प्लीजर। मतलब वो एंसेस्टर हैं हमारे जो लग्जरियस या मेटलिस्टिक चीज़ों को रोकते थे, उस लाइफ से बचने की उन्होंने सजेशन देते थे, एडवाइस देते थे। वी हैव मैनेज्ड विद द सेम काइंड ऑफ प्लाव एज एग्जिस्टेड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो। हम लोगों ने क्या किया, हम लोग बहुत मतलब मैनेज किया, और सेम काइंड ऑफ प्लाव मतलब बहुत सालों तक हम लोगों ने बहुत सारे भौतिक चीज़ों को एवॉइड किया, और वही ट्रेडिशनली चीज़ों को हम लोग यूज करते आए हैं, और 1000 ईयर्स तक वो ट्रेडिशनली चीज़ को यूज करते रहें। ठीक है। वी हैव रिटेन्ड द सेम काइंड ऑफ कॉटेज। हम लोगों ने बहुत सारे समयों तक झोपड़ियों में, तो सेम काइंड ऑफ कॉटेज में रहा, डैट वी हैड इन फॉर्मर टाइम्स एंड आवर इंडिजिनस, ओके। जो होम टाउन होता है, जो हमारी नेटिव या होम ग्राउंड टाउन होता है, इंडिजिनस एजुकेशन रिमेन द सेम एज बिफोर। काफ़ी लंबे समय तक जो हमारी जो एजुकेशन, शिक्षा जो रहा, वो भी कहीं ना कहीं सेम रहा, कहीं ना कहीं वो पुरानी पहले सभ्यता से मिलता जुलता रहा। इंडिजिनस एजुकेशन, वी हैव नो सिस्टम ऑफ लाइफ कोरोडिंग कंपटीशंस। मतलब हमारे जो लाइफ सिस्टम था, देयर आर नो एनी सिस्टम ऑफ लाइफ कोरोडिंग का मतलब डिस्ट्रॉइंग लाइफ ग्रेजुअली। कंपटीशन, कोई लाइफ में ऐसे कोई ज़्यादा भागम भाग या कंपटीशन नहीं था। इट्स फॉलोड हिज ओन ऑक्यूपेशन या ट्रेड एंड चार्ज रेगुलर वेजेज। हम लोग क्या फॉलो करते थे, अपनी एक ऑक्यूपेशन को फॉलो करते थे, और साथ ही साथ जो ट्रेड हम कर रहे थे उसी ट्रेड को हम लोग करते हुए आगे बढ़ रहे थे। कोई ज़्यादा कंपटीशन नहीं थी, भागम भागा, या फिर लोगों की लाइफ में ज़्यादा कुछ पाने की कोई इतनी बड़ी ख्वाहिश नहीं था, डिज़ायर नहीं था। इट वॉज नॉट डैट वी डिड नॉट नो, इट वॉज नॉट मतलब ऐसा नहीं था डैट वी डिड नॉट नो, हम जानते नहीं थे हाउ टू इन्वेंट मशीनरी। ऐसा नहीं था कि हम लोग मशीन को इन्वेंट करना नहीं जानते थे, ऐसा नहीं था। बट आवर फोर फादर्स न्यू डैट, लेकिन जो हमारे पूर्वज थे ना, या फोर फादर्स मतलब पूर्वज, वो जानते थे। इफ़ वी सेट आवर हार्ट आफ्टर सच थिंग्स, कि यदि हम इस टाइप के चीज़ों के पीछे भागेंगे, जो मेटलिस्टिक चीज़ें हैं, आरामदेह चीज़ें हैं, वी वुड बिकम स्लेव एंड लूज आवर मोरल फाइबर। हम क्या हो जाएंगे, हम एक गुलाम हो जाएंगे, दास हो जाएंगे, वी वुड बिकेम स्लेव। ठीक है।
एंड लूज आवर मोरल फाइबर्स, और हमें जो नैतिक जिम्मेदारियाँ, कैरेक्टर है, अपनी जो जो कैरेक्टर है, जो हम ग्राउंड टू अर्थ जो कनेक्टेड रहते हैं, वो सभी चीज़ें क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, लूज हो जाएगी। इसलिए देयरफॉर आफ्टर ड्यू डेलिब्रेशन, डेलिब्रेशन का मतलब तो रिफ्लेक्शन या कंसिडरेशन या डिस्कशन डिसाइड दैट वी शुड ओनली डू व्हाट कुड विथ आवर हैंड्स एंड फीट। हम लोगों ने डिसाइड किया कि हमें वही चीज़ करनी चाहिए व्हाट वी कुड विथ आवर हैंड, जो हमारे पैर और हाथ कर सकता है। हम अपने काम अपने पैर हाथों से कर सकते हैं। वी ऑल आर कैपेबल, वी ऑल आर एलिजिबल टू डू विथ हैंड्स एंड फीट। दे सा that our real happiness and health consisted in a proper use of our hands and feet। वे लोग देख सकते थे कि जो रियल खुशी है, जो वास्तविक जो खुशी है और जो हमारा स्वस्थ कंसिस्टेड है एक प्रॉपर वे में। हाथ से अगर आप कोई काम कर रहे हो, हाथ पैर अगर आपकी चल रही है, अगर उसके हाथ पैर से आप कुछ काम करो, ज़्यादा मेटलिस्टिक चीज़ों पर आप डिपेंड नहीं हो, तो आप हैप्पी भी रहोगे, खुश भी रहोगे, साथ ही साथ आपकी जो तबीयत जो है वो भी सही रहेगा। ऐसा हमारा पूर्वज कहते थे। और हम लोग मतलब सच में ऐसे हाथ पैर जिसके सही से काम हाथ पैर से लेते हैं, करते रहते हैं जब काम, तो उनकी हेल्थ भी सही रहती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो पैरा नंबर 7 में गांधी जी कहते हैं कि दे फर्दर रीजन डैट लार्ज सिटी वर अ स्नेयर। बच्चों यहाँ पे स्नेयर का मतलब होता है ट्रैप। लेकिन बाद में क्या हुआ कि जो बड़े बड़े जो सिटी थे, शहर थे, वो स्नेयर ट्रैप एंड ट्रैप इन मेटलिस्टिक थिंग्स एंड यूजलेस इनकम्बरेंस। यहाँ पे इनकम्बरेंस बर्डन, और जो बहुत सारे जो मतलब का जो इनकम्बरेंस था, बर्डन था, दैट पीपल वुड नॉट बी हैप्पी इन देम। अपने सर पर बर्डन ले लेते हैं जिसके वजह से लोग खुश नहीं रहने लगते हैं। दैट देयर वुड बी गैंग्स ऑफ थिप्स, जो चोरों का झुंड और रॉबर्स पोजीशंस एंड वाइस फ्लोरिशिंग इन देम, एंड दैट पुअर मैन वुड बी रोब्ड बाय रिच मैन। ठीक है, और धीरे धीरे जो गरीब लोग थे वो अमीरों के द्वारा सताए जाने लगे, और वो अमीर और ज़्यादा अमीर बनने की ख्वाहिश में गरीबों को शोषण करने लगे। दे वर देयरफॉर सेटिस्फाइड विथ स्मॉल विलेज। ठीक है, जो शहर में अब खुश नहीं थे, लेकिन वो पहले वो जब गांव में रहते थे तो गांव में ज़्यादा खुश रहते थे। छोटे गांव में वो ज़्यादा सेटिस्फाइड रहते थे। लेकिन शहर में ज़्यादा पैसे कमाने के चक्कर में, बड़े बड़े बिल्डिंगें खरीदने के चक्कर में, बड़े अपने मेटलिस्टिक वर्ल्ड जीने की मतलब सुख सुविधा के भोग विलास की ज़िंदगी जीने के चक्कर में वो खुशी जो है वो ख़त्म कर दिए। उससे तो बेहतर था कि वो छोटे से गांव में रहते थे, और छोटे से गांव में रहकर जो खुशी उनको मिलती थी वो कहीं ना कहीं ज़्यादा बेहतर था। ऐसा गांधी जी यहाँ बोल रहे हैं। पैरा नंबर 8 की बात अगर करें, देसा, उन लोगों ने देखा द किंग्स एंड देयर सोड, राजाएं और उनकी जो तलवार था, वेयर इन्फेरियर टू द सोड ऑफ इथिक। जो इन्फेरियर मतलब कम, इन्फेरियर का मतलब होता है नीचा, इन्फेरियर टू द सोड ऑफ इथिक, एंड दे देयरफॉर हेल्ड द सोवरेंस ऑफ द अर्थ टू बी इन्फेरियर टू द ऋषि एंड द फकीर। कह रहे हैं कि द अर्थ टू बी इन्फेरियर, ये जो धरती है ना, जो ऋषि और फकीर का, वो कहीं ना कहीं ज़्यादा खुश हैं उन सारे लोगों से जो राजाएं हैं, जो लड़कर पूरी देश को कब्जा करने में लगे हुए हैं। एक देश से ज़्यादा मतलब ज़्यादा से ज़्यादा राज्यों पर कब्जा करके राज करने की कोशिश में अपनी इथिक्स, अपने तलवारों से जो इथिक्स है उसको मार कर, मतलब कहीं ना कहीं चीज़ें वो खुश नहीं है। जीतने के बाद भी बहुत सारे राज्य अपने कैप्चर करने के बाद भी वो खुश नहीं है। held the sovereigns of the earth the inferior to the rishi and the fakir, a nation with constitute like this। ये जो राष्ट्र है with constitute like this is fitter to teach other than to learn from others। इस धरती को सीखना चाहिए, हमें उनसे सीखना चाहिए जो खुश हैं। ऋषि फकीर से हमें सीखना चाहिए,
दिस नेशन हैड कोर्ट्स, इस नेशन हैड कोर्ट, लॉयर एंड डॉक्टर। ये जो नेशन, ये राज्य जो है उसके पास कोर्ट है, लॉयर्स है, डॉक्टर है, बट दे ऑल विद इन बाउंड्स। लेकिन वो इतनी जिम्मेदारियाँ, इतनी अपने वर्क से क्या है, बाउंड हैं, घिरे हुए हैं। एवरीडे न्यू डैट दिस प्रोफेशन वेर नॉट पार्टिकुलरली सुपेरियर। ये प्रोफेशन है तो बहुत अच्छी, लेकिन वो इतनी प्रेशर में रहते हैं, इतनी ज़्यादा अंडर प्रेशर में रहते हैं, लॉयर हो चाहे डॉक्टर हो, कि वो अपनी लाइफ, अपने हैप्पीनेस को भूल चुके हैं। दीज वकील्स एंड वेद डिड नॉट रोब पीपल। जो हमारा जो हम अपने जो वेद है, जो कह सकते हैं, दे वर कंसिडर पीपल डिपेंडेंट्स। हमारा वेद कभी भी किसी को स्नैच करना, किसी को चोरी करना, किसी से लड़ना झगड़ना नहीं सिखलाता है। वो सिखलाता है कंसीडर्ड, मतलब ये कहता है कि आप डिपेंड रहो अपने ऊपर, किसी दूसरे पे के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, किसी मेटलिस्टिक चीज़ों पर डिपेंड नहीं रहना है। आप जहाँ हो वहाँ खुश रहने की कोशिश करो। नॉट देयर मास्टर, जस्टिस वॉज टॉलरेबली फेयर। जो न्याय होता है ना, वो कहीं ना कहीं सही होता है। न्याय देखना है, सही और गलत की फैसला करो। द ऑर्डिनरी रूल्स वॉज टू अवॉइड कोर्ट। देयर वर नो टोट। टोट का मतलब होता है दोस्त बच्चों, जोर शोर से प्रचार करना। टोट, टू लोअर पीपल इनटू देम। अल्लर का मतलब होता है टेम्प्ट करना, लालच देकर फुसलाना। ऑर्डिनरी रूल आर टू अवॉइड कोर्ट, ठीक है। देयर वर टू नो टोट्स टू lure people into them. This evil too was noticeable only in and around capitals. The common people lived independently and followed their agriculture occupation. जो साधारण लोग होते हैं वो इंडिपेंडेंटली, मतलब इंडिपेंडेंट रहते हैं, एंड फॉलोड देयर एग्रीकल्चर, और अपने किसान खेती बाड़ी करते रहते हैं। अपनी जो उनकी ऑक्यूपेशन है, ऑक्यूपेशन उनकी क्या है, एग्रीकल्चर है, कृषि है, वो करते हैं। दे एन्जॉय ट्रू होम रूल, और वो अपने जो घर में, छोटे से गांव में, अपने घर में छोटे से एग्रीकल्चरली ऑक्यूपेशन करके खुश ज़्यादा रहते हैं कंपेयर टू बिग सिटी। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे हम बात करते हैं पैरा नंबर 9 की। द इंडियन सिविलाइजेशन, जो भारतीय सभ्यता है, एज डिस्क्राइब्ड बाई मी, जो मैं जो बता रहा हूँ इंडियन सिविलाइजेशन के बारे में, हैज़ बीन सो डिस्क्राइब्ड बाई इट्स वोटरी। उसी प्रकार से बहुत सारे हमारे जो देश के सिटीजन्स है, वोटर है, वोटर यहाँ पर वोटरी बोला गया है, डिवोटी, अनुयायी को बोला गया है, डिवोटी को बोला गया। इन नो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, इस वर्ल्ड में, इस दुनिया में कोई ऐसा जगह नहीं है, एंड अंडर नो सिविलाइजेशन हैव ऑल मैन अटेंड परफेक्शन। मतलब कोई ऐसा सिविलाइजेशन नहीं है जहाँ पर सब लोग एक परफेक्ट हो। कम बेसी, ऊंच नीच, कमी, अच्छाई बुराई सब जगह होता है। तो ऐसा कोई भी सिविलाइजेशन नहीं जहाँ 100% परफेक्शन हो। द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, लेकिन जो इंडियन सिविलाइजेशन की जो टेंडेंसी रहा है, इज़ टू एलिवेट रीच, मतलब हमेशा आगे बढ़ते रहना, अपनी सभ्यता को बरकरार रखते हुए आगे बढ़ते रहना। एलिवेट द मोरल बीइंग, अपनी नैतिकता को बरकरार रखते हुए आगे बढ़ना है। डैट ऑफ द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, ओके, इज़ टू प्रोपोगेट इमोरलिटी, ठीक है। तो जो इमोरलिटी के, जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन की जो इमोरलिटी का जो प्रचार करता है, उसके अगेंस्ट में हमारी जो सिविलाइजेशन है वो मोरल बीइंग को बढ़ावा देती है, नैतिकता को बढ़ावा देती है और आगे बढ़ता है। द लैटर मतलब बाद में, इज़ गॉडलेस, द फॉर्मर इज़ बेस्ड ऑन। द लैटर इज़ गॉडलेस मतलब बाद में जो ईश्वर विहीन की अगर हम बात करें, जो हम फ्यूचर की कामना करते हैं। देखो एक्चुअली यहाँ पर जो गांधी जी बता रहे हैं कि हम जो विश्वास करते हैं ईश्वर में, यानी फ्यूचर के बारे में, जब आप फ्यूचर के बारे में प्रिडिक्ट करते हो तो कहीं ना कहीं आपको ईश्वर में विश्वास होता है, क्योंकि फ्यूचर कुछ होता नहीं है बच्चों, ठीक है। जो भी होता है प्रेजेंट होता है। प्रेजेंट अगर आपका सही रहा तब आप जाकर फ्यूचर भी आपका सही रहेगा। फ्यूचर क्या है? फ्यूचर में ना तो आप कभी जानते हो, ना कभी आप देखे हो, तो फ्यूचर एक्चुअली नहीं होता है।
तो मतलब एक मानना होता है कि कल क्या होगा, मान लो कल क्या होगा। तो द फॉर्मर इज़ बेस्ड ऑन बिलीफ इन गॉड। जो फॉर्मर मतलब जो हमारे पूर्वज है, उनको विश्वास है गॉड में, फ्यूचर में। सो अंडरस्टैंडिंग एंड सो बिलीविंग। तो जो हमारी जो विश्वास है, हमारी समझ है, इट बिहोप्स का मतलब क्या होता है? बिहोप्स मीन्स होता है योग होना। इट बिहोप जो क्या करता है कि एवरी लवर ऑफ इंडिया, जो प्रिय जो इंडियंस है, जो हर देशवासी जो है, लवर ऑफ इंडिया, टू क्लिंग टू द ओल्ड इंडियन सिविलाइजेशन इवन ए चाइल्ड क्लिंग टू द मदर ब्रेस्ट। मतलब इंडियन सिविलाइजेशन को उसी प्रकार से प्रोटेक्ट करना है, उसी प्रकार से संभाल कर रखना है, अपने सीने से लगा कर रखना है, जिस प्रकार से एक माँ अपने बच्चों को अपने सीने से लगा कर रखती है। यहाँ तक समझ में आ रहा है बातें? चलो आगे बढ़ते हैं। आई एम नो हेटर ऑफ द वेस्ट। आगे बोलते हैं कि ऐसा नहीं कि मैं वेस्टर्न सिविलाइजेशन से मुझे नफ़रत है, मुझे घिन आती है, ऐसा नहीं है। आई एम थैंकफुल। वो बोलते हैं आगे कि मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ वेस्ट को फॉर मेनी थिंग्स आई हैव लर्न फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर। मैंने बहुत सारे चीज़ें वेस्टर्न लिटरेचर से सीखा है, वो बोल रहे हैं। बट आई एम थैंकफुल टू मॉडर्न सिविलाइजेशन, और लेकिन मैं थैंकफुल मॉडर्न सिविलाइजेशन को भी देना चाहता हूँ कि फॉर टीचिंग मी, मुझे सिखाया है, डैट इफ़ आई वॉन्ट इंडिया टू रीच टू इट्स फुलेस्ट हाइट। अगर मुझे इंडिया को एक मुकाम तक पहुँचाना है, कि इसकी जो फुलेस्ट हाइट तक पहुँचानी है, सर्वश्रेष्ठ तक पहुँचाना है, मस्ट टेल माई कंट्री मैन फ्रैंकली। मैं इन सारी चीज़ों में, तो वेस्टर्न से मैं ये सीखा हूँ कि अपने देश को अगर ऊंचाई तक पहुँचाना है, तो मैं उन सारे अपने देशवासियों को कहना चाहता हूँ फ्रैंकली, आफ्टर ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन। मैं अपने देशवासियों को इस आधार पर कहना चाहता हूँ कि मैं सालों दर साल मैं अपने एक्सपीरियंस से, मॉडर्न सिविलाइजेशन के एक्सपीरियंस से, मैं ये अपने देशवासियों को कहना चाहता हूँ, आई हैव लर्नड वन लेसन। मैंने इसमें एक लेसन सीखा है फ्रॉम इट, दैट मस्ट सन इट ऑल कॉस्ट। ओके, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कीप अवे, मतलब आई हैव लर्न वन लेसन फ्रॉम इट एंड दैट वी मस्ट सन, ठीक है, कीप अवे फ्रॉम इट एट ऑल कॉस्ट। ठीक है, मतलब हमें जो मेटलिस्टिक थिंग्स है, उन सारे चीज़ों के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, और कोशिश करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा एवॉइड करना है लग्जरियस लाइफ को जीने से। सन इट ऑल कॉस्ट, सन का मतलब होता है टालना। ठीक है, यहाँ पर यही चीज़ बताया गया है। उन्होंने मतलब ये बताने की कोशिश किया कि मैं जो मॉडर्न सिविलाइजेशन से मैंने जो सीखा है, मैंने सालों दर साल जो एक्सपीरियंस किया है, उस एक्सपीरियंस के आधार पर मैं अपने देशवासियों को कहना चाहता हूँ कि जो हमें कोशिश करना चाहिए कि कम रिसोर्स में, कम सुविधाओं में अपने आप को जीने की कोशिश करना है, और डिपेंडेंट नहीं रहना, अपने लाइफ को डिपेंडेंट नहीं बनाना है किसी चीज़ को। मतलब हम स्लेव नहीं बनना है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वे में हम किसी के अंडर में नहीं होना चाहिए हमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 11th पैरा नंबर 11 को देखते हैं कि व्हाट इज़ डैट मॉडर्न सिविलाइजेशन। आगे क्वेश्चन कहते हैं कि मॉडर्न सिविलाइजेशन क्या है। अब ये बताते हैं कि मैंने जो मॉडर्न सिविलाइजेशन के बारे में बताया, मैंने उस चीज़ों से सीखा, तो वो क्या है। आगे अगला पैरा में बोलते व्हाट इज़ डैट मॉडर्न सिविलाइजेशन, इट इज़ वर्शिप ऑफ द मटेरियल। क्या ये पूजा है मेटेलिस्टिक चीज़ों का? इट इज़ द वर्शिप ऑफ द ब्रूट इन अस, इट इज़ अनएडल्ट्रेटेड मेटेरियलिज्म। ठीक है, तो क्या ये कंप्लीट मेटेरियलिज्म बेस्ड है? एंड द मॉडर्न सिविलाइजेशन नथिंग इफ इट डज नॉट थिंक एट एवरी स्टेप ऑफ द ट्रम्प ऑफ मटेरियल सिविलाइजेशन। तो यही बोलते हैं कि मॉडर्न सिविलाइजेशन इज़ नथिंग, मॉडर्न सिविलाइजेशन और कुछ नहीं, इफ डज नॉट थिंक एवरी स्टेप ऑफ द ट्रम्प विक्ट्री ऑफ मटेरियल सिविलाइजेशन। अगर मटेरियल चीज़ें नहीं है, तो इसका मतलब मॉडर्न सिविलाइजेशन एग्जिस्ट नहीं करता है, कुछ है ही नहीं। नो, इट इज़ परहैप्स अननेसेसरी इफ़ नॉट यूजलेस।
मैं ये कह रहा हूँ कि ये यूजलेस नहीं टू वे द मेरिट ऑफ द टू सिविलाइजेशन। इट इज़ लाइकली डैट वेस्ट हैज़ इवॉल्व सिविलाइजेशन सूटेड टू इट्स क्लाइमेट। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वेस्ट जो सिविलाइजेशन है वो एक बिल्कुल ख़त्म है, मॉडर्न सिविलाइजेशन ख़त्म है और हमारे सिविलाइजेशन अच्छा है, नहीं। ये जगह के अनुसार, अपने जगह के अनुसार वो सूट करता है ना। परहैप्स अननेसेसरी इफ़ नॉट यूजलेस टू वे, ये यूजलेस नहीं है। टू सिविलाइजेशन, जो वेस्ट सिविलाइजेशन वेस्ट के लिए परफेक्ट है और मॉडर्न सिविल मतलब हमारे सिविलाइजेशन हमारे लिए परफेक्ट है अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट, इट्स क्लाइमेट एंड सराउंडिंग। एंड सिमिलरली वी हैव अ सिविलाइजेशन सूटेड इट टू आवर कंडीशन। सिविलाइजेशन कहीं का भी हो, वो कंडीशन उस वहाँ के इन्वायरमेंट के बेस पर वहाँ सूट करता है। एंड बोथ आर गुड इन देयर ओन रिस्पेक्टिव स्फेयर, और दोनों सही है अपने रिस्पेक्टिव में, अपने जगह के अनुसार। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। इन्होंने यही चीज़ बताया है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर है? प्रॉब्लम बताते हैं कि अगला पैरा में 39 द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न। अब वो बताते हैं अंतर। जो मॉडर्न सिविलाइजेशन का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, इज एन इनडिफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन वांट्स। ठीक है, ये इनडिफिनिट जो मतलब जो ह्यूमन, जो इंसानों की जो वांट है, चाहत है, डिजायर है, वो मल्टीपल है द मॉडर्न सिविलाइजेशन में। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन इज एन इम्परेटिव रिस्ट्रिक्शंस अपॉन एंड स्ट्रिक्ट रेगुलेटिंग ऑफ दीज वांट्स। लेकिन वही जो हमारा सिविलाइजेशन है, यही मल्टीपल वांट्स जो ह्यूमन का है उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाती है, उस पर रोक लगाती है, हमारे माइंड पर रोक लगाता है। हम जब ज़्यादा चीज़ों को एक्वायर्ड करने की डिज़ायर जब हमारी बढ़ती है ना, तो उस पर हमारा जो सिविलाइजेशन है, एंशिएंट सिविलाइजेशन है, उस पर रोक लगाता है। अंतर दोनों में यही है। द मॉडर्न या वेस्टर्न, मॉडर्न को ही वेस्टर्न बोला गया है। इनसैटिबलनेस का मतलब स्टेट ऑफ नॉट बीइंग सेटिस्फाइड, अयोग्यता। द मॉडर्न या वेस्टर्न इनसैटिबलनेस अराइज really from want to living faith in a future state and therefore also divinity। ठीक है, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो मॉडर्न या वेस्टर्न जो अयोग्यता या फिर जो उसकी जो अयोग्यता अराइज करता है फ्रॉम वांट टू लिविंग फेथ, जो 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 जीने की जो फ्यूचर में जो जीने की जो हमारे डिपेंडेंसी है, वो कहीं ना कहीं एक डिविनिटी को ख़त्म करता है, विश्वास को ख़त्म करता है। लोगों का जो फेथ है किस पे, गॉड पर, वो ख़त्म करता है मॉडर्न सिविलाइजेशन। द रेस्ट्रेंट ऑफ एंशिएंट या ईस्टर्न सिविलाइजेशन अराइज फ्रॉम अ बिलीफ, ओके, ऑफन इन स्पाइट ऑफ आवर सेल्फ इन अ फ्यूचर स्टेट एंड एग्जिस्टेंस ऑफ डिवाइन पावर। मतलब ये बता रहा है कि यहाँ पर जो ईस्टर्न सिविलाइजेशन है वो हमारे विश्वास से निकलते हुए ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जो डिवाइन पावर है, जो गॉडियस शक्ति है, जो परम शक्ति है, वो कहीं ना कहीं जो फ्यूचर में एग्जिस्टेंस करता है, जो हम बना रहे हैं, जो हमारे पास जो है, उससे हम जो कल के डेट में जो पावरफुल चीज़ें हम जो बना रहे हैं, वो कहीं ना कहीं वो कल का क्या करेगा, कल के चीज़ों को बेहतर करने में हेल्प करेगा। तो यहाँ पर इस चीज़ों को बताया गया है। सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट ऑफ, तो आगे भी बताते हैं कि ऐसा नहीं कि जो वेस्टर्न जो खोज है, वेस्टर्न जो चीज़ें सब कुछ गलत नहीं, बहुत सारे जो खोज हुई है, जो ब्रिलियंट रिजल्ट है उसका, मॉडर्न इन्वेंशन टू मैडनिंग, तो वो कहीं ना कहीं वो पागल कर देने वाली चीज़ें है। पागल इन द सेंस का मतलब कुछ अच्छी चीज़ें भी है, उसको अच्छे तरीके से अगर यूज किया जाए तो कहीं ना कहीं अच्छा भी है, और कुछ चीज़ें कहीं ना कहीं पागल कर देने वाली है। हम लोग डिपेंडेंट हो गए, उसका लत लग गया है। बट आई हैव नो मैनर ऑफ डाउट दैट द विक्ट्री ऑफ मैन लाई दैट रेजिस्टेंस, बट आई हैव नो मैनर, मतलब हमारे पास कुछ एक मैनर नहीं है, हमें मतलब ये कह नहीं सकते हैं, ऑफ डाउट कहने में हम हिचक नहीं सकते कि द विक्ट्री ऑफ मैन, जो इंसान की जो जीत है, दैट रेजिस्टेंस जो रोकता है, वी आर डेंजर ऑफ बार्टरिंग अवे द परमानेंट गुड फॉर मनी मोमेंट्री प्लेजर। तो जो चीज़ें जब विकास होती है ना, तो जो हम बार्टर का मतलब जैसे पुराने ज़माने में बार्टर सिस्टम हुआ करता था, जब आप एक्सचेंज करते थे गुड्स को,
सामान, जैसे कि आपको अगर चावल चाहिए तो आपको कुछ उसके बदले में सामान आपको रिटर्न करना होगा उसकी ज़रूरत के हिसाब से, उसको बार्टर सिस्टम कहते थे। तो वी आर डेंजर ऑफ बार्टर अवे द परमानेंट गुड फॉर अ मोमेंट्री प्लेजर, ठीक है ना। तो यहाँ पर चीज़ें बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये सभी जो हमारी जो जीत है, जो हमने ब्रिलियंट रिजल्ट एक्वायर्ड किया है, जो हमने इन्वेंशन किया है, जो मॉडर्न चीज़ों को इन्वेंट किया है, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें हमारे 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 लाइफ को इजी कर दिया, इजी टू सर्वाइव द लाइफ। लेकिन वो इजी लाइफ जो है ना, कहीं ना कहीं हमारे प्लेजर को नुकसान कर रहा है। कहीं ना कहीं वो हम आगे चल के वो कहीं ना कहीं क्या होगा, हमारे लिए ख़तरा हो सकता है, ये बता रहे हैं, ठीक है। वो कहते हैं आगे, पैरा नंबर 15 को देखते हैं कि जस्ट एज इन द वेस्ट दे हैव मेड वंडरफुल डिस्कवरी इन थिंग मटेरियल। वो बोलते हैं कि वेस्ट जो है बहुत सारे ऐसे वंडरफुल डिस्कवरी किया है लेकिन जो हिंदुइज्म में हैज़ मेड किया है, लेकिन हम लोगों ने भी हमारे जो हिंदुइज्म है, जो हमारे सिविलाइजेशन है, हिंदुइज्म जो है, इसने भी बहुत सारे मार्वलस डिस्कवरी किया है, लेकिन वो चीज़ें दिख नहीं रहा है। हम लोगों ने, वेस्टर्न लोगों ने मटेरियल चीज़ों में, मेटेलिस्टिक यानी भोग विलास सुख सुविधाओं में क्या किया है और डिस्कवरी किया है। तो हम लोगों ने भी क्या किया है, बहुत अच्छे अच्छे डिस्कवरी किया, वो दिख नहीं रहा है। जैसे कि हम लोगों ने डिस्कवरी किया है रिलीजन्स में, स्पिरिट में, आत्माओं में, सोल में, इस सब चीज़ों में हम लोगों ने किया है डिस्कवरी। बट वी हैव नो आई फॉर दिस ग्रेट एंड फाइन डिस्कवरी। जैसे ही कह रहे हैं, ये कहना ये चाह रहे हैं कि जैसे हम लोगों ने जो ग्रंथ, जो भगवत गीता है, वेदास है, ये सब, इससे बहुत सारी चीज़ें हम सीखते हैं, लेकिन वो चीज़ें हमें दिख नहीं रहा है। वो हमें वही चीज़ सिखा रहे हैं, लेकिन वी हैव नो आई, हमारे पास आंखें नहीं इन सारे ग्रेट और फाइन डिस्कवरी को देखने के लिए। वी आर डैजल्ड बाई द, हम सुख सुविधाओं में डैजल्ड मतलब उसकी चकाचौंध जो दुनिया है, उसके चकाचौंध डिस्कवरी में, जो वेस्टर्न की जो डिस्कवरी है, उसकी चकाचौंध डिस्कवरी में हम लोग क्या हो चुके हैं, खो गए हैं, अंधे हो गए हैं। मटेरियल प्रोग्रेस दैट वेस्टर्न साइंस हैज़ मेड, आई एम नॉट एनामर्ड। एनामर्ड का मतलब यहाँ पर दिया गया है, आपके बुक में देखेंगे। इनामर्ड का मतलब प्रेम से बंधा हुआ। एनामर्ड हम लोग मतलब एक बंध गए हैं। आई एम नॉट एनामर्ड ऑफ दैट प्रोग्रेस। एनामर्ड मतलब बंधना। इन फैक्ट इट ऑलमोस्ट सीम्स as thou God in his wisdom has prevent India from progressing along those lines so that it might fulfill its special mission of resting the onrush of materialism. onrush का मतलब होता है आक्रमण। तो कह रहा है कि हमारे जो प्रोग्रेस है, हमारी जो बुद्धिमत्ता है, प्रिवेंट इंडिया फ्रॉम प्रोग्रेस along these lines so that it might fulfill its special mission of resting। मतलब जो मेटेरियलिज्म को कहीं ना कहीं बढ़ावा से रोकता है, हमारे जो सिविलाइजेशन है कहीं ना कहीं रोकता है, हमें प्रोटेक्ट करता है। आफ्टर ऑल, आगे वो बताते हैं पैरा नंबर 17 में, आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म दैट हैज़ केप्ट इट अलाइव अप टिल नाउ। हमारे जो ग्रंथ है, हमारे जो हिंदू, कुछ ऐसे परम शक्ति है, दैव्य शक्ति है, जो हमें बचा कर रखा है। इट हैज़ विटनेस द फॉल ऑफ बेबीलोनिया। आप देख सकते हैं, ये विटनेस हमारी सिविलाइजेशन मतलब एक गवाह बन सकता है कि आप बेबीलोनिया को गिरते हुए देखा है, उसके सिविलाइजेशन को गिरते हुए देखा है, सीरियन सिविलाइजेशन को गिरते हुए देखा है, पर्शियन को गिरते हुए देखा है, इजिप्टियन सिविलाइजेशन को गिरते हुए देखा। ये हमारी सिविलाइजेशन गवाह है। कास्ट अ लुक अराउंड यू, अपने चारों तरफ देखिए। वेयर इज रोम एंड वेयर इज ग्रीस। कहाँ रोम है, रोम की सिविलाइजेशन कहाँ है, कहाँ है ग्रीस की आज सिविलाइजेशन। जो सिविलाइजेशन ग्रीस का था वो आज कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन हमारी सिविलाइजेशन आज एग्जिस्ट कर रहा है। कैन यू फाइंड टुडे, क्या तुम आज खोज सकते हो? ओ गिवन की लिखी हुई जो गिवन की, एक इटली के गिवन थे, उन्होंने यूरोपियन कैसे विध्वंस होता है, कैसे ग्रीस ख़त्म होता है, रोम ख़त्म होता है, उस पर एक किताब इन्होंने लिखा है गिवन ने। वो कहते हैं, आप गिवन के बुक पढ़ो ना,
गिवन ने जो बुक में ये लिखा है कि द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर, कैसे रोमन एम्पायर कैसे खत्म हो जाता है। गो टू ग्रीस, ग्रीस जाओ, गांधी बोलते हैं जाओ ग्रीस, देखो वेयर इज द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन, कहाँ है जो पूरी वर्ल्ड को, मतलब कहा जाता है कि पूरी वर्ल्ड की सिविलाइजेशन का अगर कोई जन्म जन्म अगर कहीं से ओरिजिन अगर है तो ग्रीस के बोला गया था। लेकिन ग्रीस की सिविलाइजेशन आज एग्जिस्ट नहीं करता। कहाँ है वो एटिक सिविलाइजेशन, मतलब काफ़ी ज़्यादा फेमस सिविलाइजेशन था, काफ़ी अट्रैक्टिव और काफ़ी मतलब फ्रूटफुल सिविलाइजेशन था, वो कहाँ है आज। देन कमिंग टू इंडिया, फिर उसके बाद इंडिया आओ, भारत आओ, लेट वन गो थ्रू द मोस्ट एंशियंट रिकॉर्ड एंड देन फिर उसके बाद हमारे एंशियंट रिकॉर्ड को पलटो, देन लुक अराउंड यू और देखो समझो, एंड यू वुड बी कंस्ट्रेंड टू से यस आई सी हियर एंशियंट इंडिया स्टिल लिविंग। और हम कह सकते हैं, हम देख सकते हैं कि हमारा आज भी एंशियंट इंडिया जो है लाइव है, लिव है, मतलब जिंदा है, हमारी सिविलाइजेशन आज भी जिंदा है। ट्रू, सत्य है, देयर वर, ये सत्य है कि हम अपने चारों तरफ हेयर एंड देयर गांव के जो गोबर मिल जाएंगे, गोबर डंग हिप्स, गोबर की जो डंग केक मिल जाएंगे, गोबर मिल जाएंगे, गाय के डंग मिल जाएंगे, लेकिन बट देयर आर रिच ट्रेजर, लेकिन बट देयर आर रिच ट्रेजर बरीड अंडर देम, लेकिन उसके अंदर ये आप सोचते हो कि क्या उसके अंदर बहुत ही बड़ी खजाना छुपा हुआ है, ट्रेजर बरीड अंडर देम। The reason why it has survived is that the end which Hinduism set before it was not development along material but spiritual lines. आप कभी सोचा है कि why we all are survive is that the end which Hinduism आज भी set before it was not a development, इससे बाहर नहीं निकला है, आज भी वो सब चीज़ों को लेकर चल रहा है। आज भी घर घर में लोग गोबर की चीज़ों को लिपते हैं आज भी। why material but spiritual lines, आज भी हम बहुत भौतिकवादी चीज़ों से बच रहे हैं। क्यों, कभी सोचा है आपने। 20 नंबर देखते हैं, 20 नंबर, आवर सिविलाइजेशन, हमारा जो सभ्यता है, हमारा जो संस्कृति, आवर कल्चर, आवर स्वराज, हमारा जो स्वराज है डिपेंड नॉट अपॉन मल्टीप्लाइंग आवर वांट्स, हमारे ज़्यादा डिजायर पर डिपेंड नहीं है, सेल्फ इंडल्जेंस पर डिपेंड है। सेल्फ इंडल्जेंस का मतलब क्या मैंने आपको बताया था, लिप पर डिपेंड है, बट अपॉन रिस्ट्रिक्टिंग वांट सेल्फ डिनायल, हमें उस डिज़ायर को रोकता है, ज़्यादा डिज़ायर को हमें क्या करता है, रिस्ट्रिक्ट करता है, हमारे सिविलाइजेशन डिनाई करता है, हमारे डिज़ायर को बढ़ने से रोकता है हमारे सिविलाइजेशन। वेस्टर्न सिविलाइजेशन ज़्यादा मोर के कंसेप्ट पर चलता है, लेकिन जो हमारी सिविलाइजेशन इन सारे चीज़ों को क्या करता है, डिनाई करता है। यूरोपियन सिविलाइजेशन है नो डाउट सूटेड फॉर द यूरोपियन सिविलाइजेशन, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि यूरोपियन सिविलाइजेशन गंदा है, यूरोपियन सिविलाइजेशन वहाँ के लिए सूट करता है, हाँ चलेगा, बट इट विल बी मीन रियून फॉर इंडिया इफ़ वी एंडेवर टू कॉपी इट। लेकिन अगर यूरोपियन सिविलाइजेशन को इंडियंस ने कॉपी किया, तो ये इंडिया जो है बर्बाद हो जाएगा। दिस इज़ नॉट टू से दैट वी मे नॉट अडॉप्ट एंड एसिमिलेट वट एवर मे बी गुड एंड कैपेबल ऑफ एसिमिलेशन बाई अस। ऐसा नहीं है कि हम अडॉप्ट नहीं कर सकते, एसिमिलेट नहीं कर सकते, ग्रहण नहीं कर सकते, एकीकरण इंटीग्रेट नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन को हम अडॉप्ट नहीं कर सकते, हाँ, या ऐसा नहीं है कि हम कैपेबल नहीं है एसिमिलेट करने का, एकीकरण करने का, बट इट डज नॉट ऑल्सो मीन दैट इवन द यूरोपियन विल नॉट हैव टू पार्ट व्हाट वी विल माइट हैव क्रेप्ट इनटू इट। अगर ऐसा करते हैं तो फिजिकली तौर पर, मैंने आपको बताया था चैप्टर के स्टार्टिंग में कि जब अंग्रेज यहाँ पर आए तो फिजिकली कुछ मुट्ठी भर अंग्रेज आकर पूरी करोड़ों की संख्या वाले इंडियंस पर 200 साल तक शासन किया। तो सोचिए, अब तो हम लोग उनको भगा दिए 1947 में, लेकिन आज अपनी वो सिविलाइजेशन, जैसे कि किसी देश को बर्बाद करने के लिए कोई ज़रूरी नहीं कि आप बंदूक और गोली से ही बर्बाद करो, कुछ ऐसे चीज़ें होता है
कि उनकी सिविलाइजेशन को, उसकी कल्चर को ख़त्म कर दो, अपने आप कोई देश ख़त्म हो जाएगा। तो आज यूरोपियन कंट्री, वेस्टर्न कंट्री, वेस्टर्न सिविलाइजेशन वही काम कर रही है कि अगर आप डायरेक्टली अटैक नहीं कर सकते हो तो मतलब स्मूथली ग्रेजुअली क्या करो, उसकी सिविलाइजेशन और उसकी कल्चर को क्या कर दो, ख़त्म कर दो, ऑटोमेटिक वो देश ख़त्म। आज वो अपनी सिविलाइजेशन को, आज अपनी कल्चर को क्या कर रहे हैं, यहाँ पर थोपने की कोशिश कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इंडियंस लोग के बीच में फैलाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो एक्वायर्ड करे और धीरे 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 क्या हो, हम फिर से हमारे ऊपर राज कर सके। यहाँ पर गांधी जी ने ये बताया, द इंसेसेंट सर्च ऑफ मटेरियल, आप लगातार मतलब ये खोजा जा रहा है, मटेरियल कंफर्ट एंड देयर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, आप देखेंगे इंसेसेंट का मतलब क्या होता है। अब इंसेसेंट क्या बात, लगातार की हम बात करें, मटेरियल कंफर्ट टू देयर मल्टीप्लिकेशन इज सच एन ईविल एंड आई मेक बोल्ड टू से दैट द यूरोपियन देमसेल्व्स विल हैव टू रिमॉडल देयर आउटलुक। कह सकते हैं कि आप जितना ज़्यादा मेटेलिस्टिक चीज़ों पर आप डिपेंड रहते हैं वो हमारे लिए खतरा है, इविल है, सच एन इविल एंड आई मेक बोल्ड टू से डैट, मैं ये दावे के साथ बोल्डली मतलब पूरी बोल्ड के साथ कहता हूँ, द यूरोपियंस देमसेल्व्स विल हैव टू रिमॉडल देयर आउटलुक इफ दे आर नॉट पेरिश अंडर द वेट ऑफ द कंफर्ट टू विच दे आर बिकमिंग स्लेव। मतलब हम फिर से क्या हो जाए, डिपेंडेंट हो जाएंगे किसी मेटेलिस्टिक चीज़ों पर, यूरोपियन के बनाए हुए चीज़ों पर, तो कहीं ना कहीं फिर से हम गुलाम हो जाएंगे। इट मे बी डैट माई रीडिंग इज़ रॉन्ग बट आई नो डैट द इंडियन टू रन आफ्टर द गोल्डन फ्लीस इज़ टू कोट सर्टेन डेथ। यहाँ पर गोल्डन फ्लीस एक अच्छा सा वर्ड यूज़ किया गया गांधी जी के द्वारा। द गोल्डन फ्लीस का मतलब द गोल्डन फ्लीस एक ग्रीक माइथोलॉजी में ये कहा गया है कि जो स्नेक्स एंड फ्लेम्स होते हैं जो सिक्योर जैसन डैट हैड एम्प्लॉय द मैजिक ऑफ मीडिया। मतलब हम क्या करते हैं कि आप जैसे कि जो मनी होता है, मनी को बचाने के चक्कर में कभी कभी सांप जो होता है ना मारा जाता है। तो ऐसा होता है कभी कभी हम मेटलिस्टिक चीज़ों को एक्वायर्ड करने के चक्कर में हम क्या हो जाते हैं, मतलब हमें दिखता नहीं, अंधे हो जाते हैं और हम बीमार से ग्रस्त हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारी डेथ हो जाती है। तो कहा जाता है कि लेट अस इन ग्रेव, मतलब हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमारा जीवन काफ़ी ज़्यादा लग्जरियस पर डिपेंडेंट अगर रहता है तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए डेडफुल होगा। तो किसी महान वेस्टर्न, मैं ये इंडियन फिलोसफर का एक थिंकर नहीं है, आगे बोलते हैं कि आप अपने दिल के कब्र पर लिखवा लो मोटे मोटे अक्षरों में वेस्टर्न फिलोसफर की कही बातें कि प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सादी जीवन उच्च विचार। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये किसी वेस्टर्न थिंकर ने कहा है कि प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग। अब इस वर्ड को आप गांठ बांध लो, इस वर्ड को, इस सेंटेंस को अपने दिल के कब्र पर, इनग्रेव का मतलब कब्र होता है, उस पर लिखवा लो। टुडे आखिर कहीं ना कहीं कुछ लोचा है ना वेस्टर्न सिविलाइजेशन में, मेटलिस्टिक सिविलाइजेशन, तभी तो वेस्टर्न फिलोसफर ने भी ये बात कहा कि अगर मान लेते हैं कि अगर आपकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा रेस्टलेस रहेगा, लग्जरियस रहेगा, अगर वो अच्छा होता तो फिर ये वर्ड बोलने की क्या ज़रूरत थी। हाँ, बात समझ में आ रही है ना। टुडे इट इज़ सर्टेन दैट द मिलियन कांट हैव हाई लिविंग एंड वी द फ्यू। मतलब आज हम कह सकते हैं कि मिलियन कांट हैव हाई लिविंग, मिलियंस ऑफ द पीपल के पास ये पॉसिबल ही नहीं है, नहीं कर सकते वो हाई लिविंग, मतलब अच्छी जीवन, यानी हाई लिविंग उच्च जीवन नहीं जी सकते। एंड वी द फ्यू टू प्रोफेस टू डू थिंकिंग फॉर द मासेज कैन रन द रेस। लेकिन हम ये गारंटी के साथ कह सकते हैं कि उनकी थिंकिंग हाई हो सकती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जीवन हाई नहीं हो कोई बात नहीं, जीवन लग्जरियस नहीं हो कोई बात नहीं है, लेकिन उनके पास थिंकिंग जो है वो कहीं ना कहीं अच्छी हो सकती है। द बेन सर्च आफ्टर हाई लिविंग ऑफ मिसिंग हाई थिंकिंग। लेकिन क्या होता है ना कि लोग जो है ना लग्जरियस लाइफ जीने के चक्कर में ना तो उनके पास लग्जरियस लाइफ ही आ पाता है और ना ही उनके पास हाई थिंकिंग ही आ पाता है, यानी अपनी हाई थिंकिंग को भी खो देते हैं और साथ ही साथ जो हाई लिविंग है वो भी चला जाता है। उनके हाई लिविंग के सर्च में वो अपने हाई थिंकिंग को भी
खो देते हैं। तो इसलिए अगर हाई थिंकिंग रखनी है ना तो ज़्यादा बेटर है, इट इज़ बेटर देन हाई लिविंग। ओके, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए सेकेंड लास्ट पैरा 23rd पैरा को हम देखते हैं। सिविलाइजेशन, आगे बोलते हैं सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ टर्म consist not in the multiplication but in the deliberate and voluntary restrictions of want। सिविलाइजेशन जो है ये मल्टीप्लिकेशन को रोकता है। मल्टीप्लिकेशन मतलब काफ़ी ज़्यादा लग्जरियस चीज़ों को, जैसे कि हम बढ़ावा दे रहे हैं। हमारे पास एक कार होती फिर भी हम 2 कार की चाहत होता है ना। हम ज़्यादा मोर के चक्कर में रहते हैं, है ना। डेलिब्रेट एंड वॉलेंट्री रिस्ट्रिक्शंस ऑफ वांट। और जो सिविलाइजेशन, हमारी सिविलाइजेशन है वो हमारे जो बेइंतहा जो चाहत होती है, जो वांट्स होती है, उसको रोकता है। दिस अलोन इंक्रीज एंड प्रोमोट कंटेंटमेंट, ओके, रियल हैप्पीनेस एंड कैपेसिटी फॉर सर्विस। जो क्या करती है कि अगर आप इस सब चीज़ों पर रोकते हो, अगर मान लेते हैं कि अगर आप सिविलाइजेशन के वजह से अगर मल्टीपल जो मेटेलिस्टिक चीज़ों से आप बचते हो, अवॉइड करते हो, तो कहीं ना कहीं आपके रियल हैप्पीनेस आपके लाइफ में रहेगी। एंड द लास्ट पैरा में कहते हैं द सर्टेन डिग्री ऑफ फिजिकल हार्मोनी एंड कंफर्ट इज नेसेसरी बट अबव अ सर्टेन लेवल इट बिकम्स अ हिंड्रेंस इंस्टेंट ऑफ हेल्थ। ठीक है, तो ये भ्रम में मत रहें आप कि आपकी जो लग्जरियस लाइफ है और जो आपका जो मतलब मेटेलिस्टिक चीज़ें है वो कहीं ना कहीं आपको अच्छा देगा, ऐसा नहीं। ये भ्रम में आप मत रहिए। वो आगे कहते हैं कि देयरफॉर, इसलिए द आइडियल ऑफ क्रिएटिंग एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ वांट्स एंड सेटिस्फाइंग देम सीम्स टू बी डेल्यूजन्स एंड स्नेयर। डेल्यूजन का मतलब भ्रम होता है, डेल्यूजन स्नेयर एंड सेटिस्फैक्शन ऑफ वंस फिजिकल नीड्स इवन द इंटेलेक्चुअल नीड्स of one narrow self must meet at a certain point of dead stop. It degenerate into physical and intellectual voluptuousness। voluptuousness का मतलब होता है भोग। A man must arrange his physical and cultural circumstances so that they do not hinder him in his service of humanity, which all the energy should be concentrated। हमें मतलब भोग विलास के पीछे ना भागकर हमें अपने ह्यूमैनिटी सर्विस को पे करना है, लोगों के बारे में, लोगों को उत्थान के बारे में सोचना है, अपने अंदर में ह्यूमैनिटी को एग्जिस्ट करना है, उसको प्रोटेक्ट करना है और लोगों के भलाई के बारे में सोचना है, लोगों को अपने इन्वायरमेंट के बारे में सोचना है, लोगों के बारे में सोचना है। इन सारी चीज़ों को यहाँ पर बताया गया है दोस्तों। यहाँ पर फाइनली अगर ओवरऑल देखा जाए ना तो ये हम जो यहाँ पर गांधी जी जो कह रहे हैं मेटेलिस्टिक जो भोग विलास की जो लाइफ है, जो उसको उन्होंने मतलब अवॉइड करने की बात कही है और हम अपने नेचर के साथ कनेक्ट रहने को उन्होंने सलाह दिया है कि नेचर के साथ आप कनेक्ट रहिए, ताकि आपको एक ना एक दिन नेचर के बगैर आप क्या करेंगे, आप एक पेनफुल लाइफ आपको मजबूरन जीना पड़ेगा। आज जो हाल हो चुका है, हम क्या कर रहे हैं, मेटेलिस्टिक चीज़ों पर डिपेंडेंट हो गए हैं। ठंडी पहले तो हम क्या करते हैं, पेड़ पौधे को कट कर देते हैं और फिर मतलब एसी आपको मतलब एक टेम्परेरी आपको फीलिंग देगा कूलिंग वाला, लेकिन कंटिन्यू आप उस पर डिपेंड नहीं रह सकते। तो पहले हम पेड़ पौधे को कट कर देते हैं, फिर उस पेड़ पौधे के छांव के नीचे बैठने के लिए तरसते हैं। पेड़ पौधे ही आप काट दिए तो फिर पेड़ पौधे के नीचे आप कैसे बैठ पाओगे, फिर उसके हवा के लिए तरसते हैं। पहले हम क्या करते हैं, नदी नाला को क्या करते हैं, उसकी डायरेक्शन को, उसकी स्ट्रीम को डायरेक्शन को मोड़ देते हैं और फिर पानी जब ग्राउंड लेवल से नीचे चला जाता है तो उस पानी को पाने के लिए तरसते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हम क्या कर रहे हैं, माउंटेन पहाड़ों को तोड़ दे रहे हैं, ठीक है, नदी के धारा को मोड़ दे रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम पहले हम कोलैप्स कर रहे हैं, मतलब हम अपनी प्रकृति को बर्बाद कर रहे हैं और फिर उसको रिवील्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है ना, जो नेचर हमें दिया हम नहीं दे सकते नेचर को। नेचर ने बहुत सारी चीज़ें, लेकिन रिटर्न हम लोगों ने नेचर को क्या दिया, कुछ नहीं दिया। हम सिर्फ लेना जानते हैं, देना नहीं। तो आई होप आपको मतलब हम सभी को नेचर के साथ कनेक्ट रहना है और
और नेचर को मतलब बर्बाद नहीं करना है दोस्तों। ये मतलब ये चीज़ें बता, सिविलाइजेशन और कल्चर जो है ना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे लाइफ को, और हम लोग अपने इसे प्रोटेक्ट करना है। तो फिर आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। वीडियो थोड़ा लंबा है क्योंकि चैप्टर अप्रोच है, और आपको ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा रहा होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपनी तैयारी जोर शोरों से जारी रखिए। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, और लास्ट में शेयरिंग इज केयरिंग करना नहीं भूलेंगे, क्योंकि शेयर करेंगे तभी तो एक दूसरे को हेल्प हो सकता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखेंगे। जय हिंद बच्चों।